नमस्कार दोस्तों, मैं शादाब खान आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अंडरवर्ल्ड के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। अंडरवर्ल्ड आज से लगभग 70 दशक या 80 के दशक में क्या था, लगभग आज से 40-50 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, करीम लाला ये सन 1940 में अफगानिस्तान से होता हुआ पेशावर के जरिए ये भारत आता है और मुंबई में अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करता है। और धीरे धीरे करके वेश्यावृत्ति में और जुए खाने में ये सब में जो है महारत हासिल हो जाती है और इसका धंधा दिन दूनी चार चौगुनी की स्पीड से बढ़ता रहता है। इसको मुनाफा जो है लोगों को ब्याज पर पैसा देता है और ब्याज से अच्छा खासा मुनाफा ये कमाता है और ये अपनी खुद की गैंग बना लेता है जिसको कहा जाता है पठान गैंग, और इसका नाम बदल के हो जाता है शेर खान। धीरे धीरे करके ये अपनी गैंग को आगे बढ़ाता है और एक समय ऐसा आता है कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, उस समय के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से भी इसके संपर्क बहुत अच्छे हो जाते हैं। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए, मुंबई पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर देता है। उसी दौरान एक तमिलनाडु से एक बच्चा आता है 8 साल का अपने पिता के साथ, और वो पंक्चर यानी साइकिल बनाने वाला जो पंक्चर होती है, ट्यूब होता है, टायर होता है, उस पर ये काम करता है। लेकिन चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसके पिता जो है तमिलनाडु से मुंबई आए थे ताकि अच्छी कमाई हो सके और जीवन यापन अच्छा हो सके। लेकिन 10 साल तक वो काम करता है अपने पिता के साथ, लेकिन 10 साल काम करने के बाद भी उसके परिवार की और उसकी स्थिति जस के तस रहती है। उसके बाद जब ये 18 साल का हो जाता है, यानी इसके हाथ पैर निकल आते हैं, तब उसके बाद ये जो है डॉकयार्ड, यानी जो पहले पानी का जहाज आता था और शिप से सामान वगैरह आते थे, तो वहीं पर ये कुली का काम कर लेता है। एक फिल्म आई थी दीवार, आपको याद है, अमिताभ बच्चन ने जो भूमिका अदा की है, वही भूमिका इस लड़के की थी और नाम था उसका हाजी मस्तान। हाजी मस्तान को गॉडफादर कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड में कहा जाता था उस समय। लेकिन उससे पहले की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। धीरे धीरे करके जब ये देखता है कि वहां पर कोई चेकिंग वगैरह ज्यादा नहीं है, बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ पर जो है बाकायदा उतारा जा रहा है और कोई चेकिंग भी ज्यादा नहीं है, तो इसने सोचा कि खुद क्यों ना अपना खुद का बिजनेस किया जाए। ये खुद का जो है सोना मंगवाने का बिजनेस करता है, वहां पर अपने कुछ साथियों को मिला लेता है, यानी और भी जो कुली रहते हैं उनको मिला लेता है, नूरा वगैरह वहीं पर उससे मिलते हैं। और उसके बाद ये सोने की स्मगलिंग करना शुरू करता है। इसका एक दोस्त रहता है, उसी के जरिए ये सोने की स्मगलिंग करता है। उसका दोस्त एक बार पकड़ा जाता है, अब पुलिस के हत्थे लग जाता है, लेकिन उससे पहले हाजी मस्तान को वो सोना मिल चुका होता है और हाजी मस्तान उसको सही सलामत सोने को रखे रहते हैं। जब वो जेल से छूट कर आता है, पूछता है हाजी मस्तान से कि मेरा सोना कहाँ है, तो हाजी मस्तान बोलते हैं कि जैसा आप दे कर गए थे वैसे ही रखा हुआ है। वो देखकर इतना खुश हो जाता है कि हाजी मस्तान को आधा सोना उसमें से दे देता है और बिजनेस का नया नया तरीका सोने की डीलिंग करने का बताता है। और हाजी मस्तान देखते देखते आसमान की बुलंदियों को छू लेते हैं। लेकिन मुंबई में चूंकि करीम लाला शेर खान का राज चल रहा था और हाजी मस्तान नहीं चाहते थे कि वो करीम लाला से दुश्मनी करे। पहले अंडरवर्ल्ड में दुश्मनी वगैरह नहीं चलती थी, खून वगैरह ये सब मर्डर वगैरह नहीं होता था। तो हाजी मस्तान ने करीम लाला से संपर्क साधा और करीम लाला ने हाजी मस्तान को अपने साथ मिला लिया और बिजनेस का बंटवारा हो गया, यानी मुंबई में दो हिस्से बढ़ गए, एक करीम लाला शेर खान का और एक हाजी मस्तान का। उसके बाद एक लड़का और आता है, तमिलनाडु से ही आता है, नाम रहता है वरदराजन। ये भी जो है जुए अड्डे और शराब खाने में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है और इन्वॉल्व होता है और धीरे धीरे करके इसकी भी पोजीशन बढ़ने लगती है। और उसके बाद हाजी मस्तान ने ही वरदराजन से पहले हाथ मिलाया, वरदराजन पहले हाजी मस्तान से हाथ मिला लेता है और उसके बाद हाजी मस्तान ने ही वरदराजन को करीम लाला से मिलवाया और उसके बाद तीनों लोगों ने हाथ मिला लिया और मुंबई में इलाका इन लोगों का बढ़ गया, यानी 3 हिस्से हो गए। और ऐसा माना जाता है कि हाजी मस्तान जो कहते थे वही वरदराजन करता भी था। और वरदराजन को तो एक तरीके से कहा जाए तो अंडरवर्ल्ड का रियल डॉन अगर कोई था तो वही था वरदराजन। बहुत सुनियोजित तरीके से और बहुत ही दिमागी रूप से, मतलब दिमाग का इस्तेमाल, सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर अंडरवर्ल्ड में सबसे बेहतरीन किसी का था तो वो था वरदराजन। अब बहुत दिमागिया रूप से वो काम करता था और पुलिस को भनक तक नहीं लगती थी और हाजी मस्तान का भी दिमाग
वैसे ही था, दोनों का दिमाग एक जैसा था, तेज तर्रार। और वो काम को इस प्रकार से अंजाम देते थे, किसी को भनक नहीं लगती थी। लेकिन उस समय एक लड़का और खड़ा हो रहा था, नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। इसका एक बड़ा भाई था शब्बीर कासकर। ये दोनों की मानसिकता अलग थी। हालांकि शब्बीर थोड़ा सुलझा टाइप का था, लेकिन दाऊद इब्राहिम बड़ा ही बेसब्रा टाइप का था, यूं कह लीजिए। उसके अंदर सब्र नहीं था, वो अपने दुश्मनों को बड़ी बेदर्दी से मारता था। मैं वाकया बताता हूं। तो अब चूंकि करीम लाला गैंग बहुत सक्रिय थी, अब बहुत ही मानी जानी थी, अब मुंबई में बहुत फैलाव था उनका, यानी हर तरफ जो है उन्हीं की जो है हाहाकार हो रही थी और हर तरफ उन्हीं का जलवा था। और दाऊद इब्राहिम से और करीम लाला से बनती नहीं थी। हालांकि हाजी मस्तान ने बहुत कहने सुनने पे, अच्छा, दाऊद इब्राहिम हाजी मस्तान की बातों को मानता था। हाजी मस्तान को वो अपना एक तरीके से गुरु भी मानता था। जब हाजी मस्तान ने कहा कि ऐसा है कि खून खराबे से कोई फायदा नहीं है, तुम चलो करीम लाला से हाथ मिला लो और उसके बाद जो है धंधा करो, कौन रोक रहा है कमाने से। और उससे पहले ऐसा कहा जाता है कि जब गैंगवार हो रहा था तो दाऊद इब्राहिम कासकर को करीम लाला अपने आदमियों से उठवाते हैं गुर्गे से और दाऊद इब्राहिम को बहुत मरवाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कई दिनों तक वो कराहता रहता है, दर्द से चिल्लाता रहता था। उसके बाद हाजी मस्तान से देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि चलो करीम लाला से हाथ मिला लो, क्योंकि उससे दुश्मनी करके मुंबई में तुम धंधा नहीं कर पाओगे। डोंगरी का एक बच्चा, यानी इब्राहिम कासकर की संतानों में यही दो, शब्बीर कासकर और इब्राहिम कासकर, दाऊद इब्राहिम, ये दो जो है, इनको जो है इनके पिता महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल रहते हैं। इन लोगों को निकाल देते हैं क्योंकि गलत धंधे में पड़ गए थे। और बाकायदा बैंक की डकैती जब करता है तो इसका नाम पूरे मुंबई में प्रकाशित हो जाता है। बहुत बड़ी डकैती करता है वो। शब्बीर कासकर और दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग के लोग बहुत बड़ी डकैती करते हैं। अब वहीं से इब्राहिम कासकर, जो इनका पिता रहता है, यानी जो महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल रहता है पुलिस में, इनको निकाल देते हैं। धीरे धीरे गैंग बनती रहती है, गैंगवार होता है और करीम लाला इनको पिटवा भी देते हैं। लेकिन हाजी मस्तान से जब हाथ मिलाया जाता है तो अंदर से एक जो कचोट होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। एक अंदर से दाऊद इब्राहिम को कचोट थी कि मुझे ये क्यों मरवाया इसने। मतलब ऊपर से तो हाथ मिला लिए, बाकायदा कुरान शरीफ पे हाथ रखवाया गया, कसम धराई गई वो कि हम एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, ना एक दूसरे के धंधे में इन्वॉल्व होंगे या एक दूसरे के धंधे में हम दखल अंदाजी करेंगे। इतना होने के बाद भी अंदर से एक खटक थी, चुप्पे चुप्पे बैठे हो, जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है रे, पहली मुलाकात है। फिर वही, अब करीम लाला बड़ा परेशान किया, आखिर किया क्या जाए इस लड़के के साथ, क्योंकि वही फिर कर रहा है ये। उसके बाद एंट्री होती है पांचवें किरदार की, नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे। ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन ये जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये मुंबई के दादर में आ जाता है, अपना ताई ताई किया ये आके पढ़ता है स्कूल में। अब पढ़ने में बहुत तेज रहता है। लेकिन मनोहर अर्जुन सुर्वे का एक भाई था, सौतेला भाई, नाम था भार्गव सुर्वे। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये मारकाट करना, जुए खाने, अड्डे चलाना, छिनैती करना, इसमें ज्यादा इसका मन लगता था। और धीरे धीरे जानते हो क्राइम की दुनिया में जब कोई आगे बढ़ जाता है तो पीछे मुड़ना मुश्किल है। और इसी दौरान भाई, जब क्राइम की दुनिया में आप जाओगे तो आपके दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होंगे। और इसी दौरान भार्गव सुर्वे को 8-10 लोग मिलकर घेर लेते हैं, बड़ी मार मारते हैं। इत्तेफाक से वहां पर मनोहर अर्जुन सुर्वे आ जाता है और देखता है अपने भाई को पिटते हुए, तो उससे रहा नहीं जाता क्योंकि ये भाई था उसका। और बीच पकड़ाव में, यानी बचाव में, भार्गव सुर्वे एक आदमी को मार देता है जान से और वो मर जाता है। और ये इल्जाम दोनों भाइयों पे चला जाता है, भार्गव सुर्वे और मनोहर अर्जुन सुर्वे पे। वहां पे एक इंस्पेक्टर रहता है दम्बुलकर, बहुत ही करप्ट इंस्पेक्टर कह सकते हो आप। और वहां वो जो है बड़े बड़े लोगों के मतलब अंडर में काम करता है। काम तो वो पुलिस रहता है, लेकिन काम करता है भाई लोगों का, बड़े लोगों का। अब मनोहर अर्जुन सुर्वे और भार्गव सुर्वे छोटे मोटे अपराधी थे, सीधे पकड़ता है,
मनोहर अर्जुन सुरवे बहुत मिन्नत करता है, बहुत क्षमा याचना करता है कि मैं नहीं हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे अधिकारी बनना है, पुलिस में जाना है। तो बोलता है अच्छा पुलिस में जाओगे, चलो पहले अंदर। और इनको दफा 302 के तहत 14 साल की सजा हो जाती है। उसी जेल में भार्गव सुरवे को भाई दुश्मन तो उसने पाल रखा था, एक दुश्मन के गुर्गे ने भार्गव सुरवे को मार दिया। हालांकि मनोहर अर्जुन सुरवे को भी मारने का पूरा प्लान था, लेकिन उसी जेल में शेख मुनीर, जो कि मनोहर अर्जुन सुरवे के आखिरी तक साथ में रहा, वो बचा लेता है और जेल में ही गैंग बनाता है। और जिसने मनोहर अर्जुन सुरवे के भाई भार्गव सुरवे को मारा था, जेल में ही मनोहर अर्जुन सुरवे उसको मार देता है। और 9 साल की सजा पूरे करने के बाद 10वें साल वो जरवड़ा जेल से फरार हो जाता है। और साथ में होता है शेख मुनीर और उसके 2 और आदमी। मुंबई पहुंचकर ये खुद की गैंग बनाता है और छिनैती करना, डकैती डालना, लूटपाट करना, मारना, पीटना, ये सब में इन्वॉल्व हो जाता है। और धीरे धीरे करके इसकी गैंग बहुत ही बड़ी बन जाती है। पहले ही लेकिन ये जाता है दाऊद इब्राहिम के पास, दाऊद इब्राहिम मना कर देते हैं। उसके बाद करीम लाला के पास जाता है, वो भी मना कर देते हैं। तब ये गैंग बना लेता है और बहुत ही अच्छे से अपने काम को अंजाम देता है। यहां तक कि छोटी मोटी गैंग उसके अंडर में आ जाती है। एक से बढ़कर एक उसके पास जो है शूटर थे और एक से बढ़कर एक क्राइम करने वाले आदमी थे। उसके बाद जब करीम लाला को पता चलता है कि ये लड़का बहुत ही सक्रिय हो चुका है, निडर है, ब्रेव है, बोल्ड है, फियरलेस है, इसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें दाऊद इब्राहिम गैंग को खत्म करना है। बोलता है कि मैं काम पैसे के लिए करता हूँ। करीम लाला के पास बेइंतहा पैसा था। पता है ना कि ये प्राइम मिनिस्टर उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी से भी उसके अच्छे संबंध थे। मतलब मतलब एक दूसरे से मतलब दोनों लोग जानते पहचानते थे, मिलना भी था। बोलता है ठीक है करीम लाला, और ये जो है पैसा देता है इनको। और उसके बाद ये शब्बीर कास्कर अक्सर जो है सिद्धि विनायक मंदिर जाता था, वहां से वापसी में पेट्रोल पंप पर ये तेल भरवाता था। उसी रात में 12-1 बजे के आसपास ये जब पेट्रोल पंप पर तेल भरवा रहा था, तभी मानिया, अब तब तक उसका नाम मनोहर अर्जुन सुरवे का बदल के मानिया सुरवे हो गया था। मानिया सुरवे अपने खास आदमियों को लेकर आता है और शब्बीर कास्कर को वहीं पे मार देता है। उसके बाद तो अंडरवर्ल्ड में जैसे खलबली मच जाती है और मुंबई की सड़कों पर खून खराबा एकदम आम हो जाता है। आम जनमानस का निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके दाऊद इब्राहिम पठान गैंग के एक एक आदमी को शुरू करता है, पठान गैंग को लगभग खत्म ही कर देता है। और मनोहर सुरवे यानी मानिया सुरवे की खोज में वो हमेशा रहता है और पुलिस भी उसका साथ देती है, क्योंकि उसके पिता जो है हेड कांस्टेबल थे, इसलिए पुलिस में उसकी जान पहचान अच्छी थी। और उसके बाद पता चलता है कि अंबेडकर जंक्शन कॉलेज में मानिया सुरवे 12 से 1 बजे के बीच में आने वाला है अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने। वहीं पर एक टीम बनाई जाती है बाकायदा 20-25 लोगों की, और उसमें शार्प शूटर होते हैं और उसका कैप्टन बनाया जाता है इसाक बागवान को। इसाक बागवान बहुत ही तेज तर्रार पुलिस अफसर होते हैं। और मुंबई का जो पुलिस कमिश्नर जो होता है ना, एक बात मैं आपको बता दूं कि उनको भी जो है खून खराब पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बस अंडरवर्ल्ड को साफ करो। और वो टीम जब बनती है इसाक बागवान की, तो जब ये पहुंचता है और तो मुंबई पुलिस सादे वेश में रहती है, और जैसे ही मानिया सुरवे उतरता है, मानिया सुरवे को हालांकि आभास हो गया था कि पुलिस है ये, क्योंकि वो पुलिस की आहट से और चाल ढाल से पहचान जाता था। जैसे ही पिस्टल निकाल के पुलिस पर फायरिंग करना चाहता है, पुलिस पर फायरिंग करने से भी ये नहीं चूकता। एक बार पुलिस वाले को, भाई डम्बोलकर को बहुत मारा था, अधमरा कर दिया था। जैसे ही पुलिस पर फायरिंग करना चाहता है, 5 गोली धाए 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 धाए, लेकिन मानिया सुरवे की सांसें चलती रहती हैं। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ऊपर से आदेश मिला था कि इसको जीवित न छोड़ा जाए। इसको एम्बुलेंस में डाला जाता है और पुलिस घुमाए जा रही है, घुमाए जा रही है, घुमाए जा रही है वही अंबेडकर जंक्शन कॉलेज के पास, जबकि वहां से हॉस्पिटल का रास्ता मात्र 10 मिनट का था।
जब इसकी अंतिम सांस खत्म हो जाती है, यानी ये मर जाता है, तब इसको जो है हॉस्पिटल के सामने वैन को रोका जाता है और इसकी लाश को बाहर निकाला जाता है। और उससे पहले और उसके बाद 1986 में क्या करता है, दाऊद इब्राहिम जो है मुंबई छोड़ के हमेशा के लिए दुबई से होता हुआ कराची चला जाता है। और उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं 1993 में बम ब्लास्ट में इसका नाम आता है। और इधर पठान गैंग खत्म। और वरदराजन भी छोड़ के जो है अंडरवर्ल्ड चला जाता है तमिलनाडु, क्योंकि वरदराजन को बाकायदा लुंगी और उसमें था वो कपड़े में, आधी रात को पुलिस घसीट कर उसको बीच चौराहे पर लेकर आती है और पैदल लेके जाती है। इतनी बेइज्जती वो सह लेता है कि उसको जो है फिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया रास नहीं आती, उसको अपने आप को बेइज्जती महसूस होती है। वो कहता है कि अब इतनी बेइज्जती सह कर मैं अंडरवर्ल्ड में काम नहीं करूंगा। हालांकि ये हाजी मस्तान उसको बहुत समझाते हैं कि नहीं जाने दो, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। बोलता है कि इतनी बेइज्जती मेरी हो चुकी है कि अब मैं किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। लेकिन अंतिम समय में उसकी यही इच्छा थी कि मेरे शव को मुंबई में निकाला जाए और शान से जो है मेरे शव को जो है अंतिम जो है यात्रा में निकाला जाए और दाह संस्कार हो। और जब ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, यह सच्चाई है कि हाजी मस्तान को जब पता चलता है कि वरदराजन जो है ये खत्म हो चुका है, तो वरदराजन अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर जाता है तमिलनाडु। वहां से वरदराजन को लेकर उसकी लाश को आता है, बड़ी शान से उसकी अंतिम शव यात्रा निकाली जाती है। और तब से लेके अब तक दाऊद इब्राहिम की तलाश है मुंबई पुलिस को, लेकिन मुंबई पुलिस के हाथ अभी तक दाऊद इब्राहिम लगा नहीं है। अब देखना यह है कि कब पुलिस अपने काम को सफलता प्राप्त दिला पाती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन हाल फिलहाल दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है।